Everyone, how are you feeling today? Happy? All right. So now I welcome you all, and I feel proud that we are a part of this institution, this lovely institution, which not only aims at the pupil's development but also grooms its faculty periodically to update its teachers. I would also like to extend my heartiest welcome to you, sir, for encouraging us and conducting such productive seminars. I would also like to extend my welcome Mr. Devendra Balhara. Give a big hand for him. So he's a PhD in physics, a renowned career counselor, the best educationist, and father of the wonder kid named Yashasvi Balhara. So, sir, your precious words and solutions will enhance our knowledge and would surely help us. Now I'm handing over the mic to you, sir. Thank you. सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, आपके बिहाफ पे मुझे कुछ प्रॉब्लम्स मिली थी कि जो आप फेस करते हैं डेली रूटीन में, क्लासरूम में। कुछ पेरेंट्स की प्रॉब्लम्स थी और वो प्रॉब्लम्स मुझे ख्याल से एज अ पेरेंट आप भी फेस करते होंगे। हम इन प्रॉब्लम्स को फाइनल जो सेशन होगा हमारा लास्ट सेशन, आई एम श्योर जब तक हम लोग फाइनल सेशन में पहुंचेंगे तो आपके दिमाग में और आपके जहन में बहुत सारी और प्रॉब्लम्स भी आ जाएंगी। मतलब मैं टाइम टाइम पे आपके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस रेज करता जाऊंगा, क्योंकि जो हम आज करने जा रहे हैं, जिस मुद्दे पर हम बातचीत करने जा रहे हैं, उसमें जैसे ही मैं कोई बात कहूंगा तो आपके दिमाग में झट से एक सवाल पैदा होगा। तो वो सवाल सबसे इंपॉर्टेंट है बेसिकली। और अगर वो सवाल मेरी उस थॉट प्रोसेस को या फिर मेरे कहने को या मेरे स्टेटमेंट को चैलेंज करता है तो मुझे और अच्छा लगेगा। मतलब एक तरह से आप ये समझ के चलिए कि यू हैव टू डिनाई मी कि नहीं, आप सही नहीं कह रहे हो, इसी तरह से, या फिर आप उसका कुछ लूप होल निकालने की कोशिश कीजिए। वी विल फाइंड द राइट सोल्यूशन देन। दूसरा, इसके बाद जब हम इस सेशन को कंप्लीट कर चुके होंगे, आज का सेशन नहीं, जो फाइनल सेशन होगा, जब मैं आपको बताऊंगा कि अब हमारी ट्रेनिंग कंप्लीशन के वर्ज पे है और अब हम क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू करेंगे, तो आपकी जो प्रॉब्लम्स होंगी वो भी हम आखिरी के सेशन में करेंगे। रीजन बीइंग कि हम ये फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि जिनको हम प्रॉब्लम कह रहे हैं, या टीचर्स और पेरेंट्स या सिस्टम या स्कूल जिसको प्रॉब्लम कह रहा है, क्या वो वाकई प्रॉब्लम भी है कि नहीं। वो हम तब समझ पाएंगे जब हमें पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। पूरा कॉन्सेप्ट क्या है, आज जो ये सेशन है इसका मकसद क्या है, इसको आपको समझना बहुत जरूरी है। हमारी सोसाइटी के अंदर सबसे ज्यादा जोर दिया जाता है समझाने के ऊपर। मतलब चाहे हस्बैंड वाइफ हो, पेरेंट्स हो, टीचर्स हो, आपकी मैनेजमेंट हो, हर कोई समझाने पे लगा रहता है और वो ये चाहता है कि आप उनके हिसाब से सोचो, जैसे वो समझा रहा है, जैसे वो कह रहा है। इवन हम अपनी फ्रेंडशिप में भी और बाकी सारे रिलेशनशिप में हम ये कोशिश करते हैं कि सामने वाला हमारे हिसाब से समझे, जैसे हम चाहते हैं। और हमारे यहाँ ट्रेंड नहीं है, समझने का ट्रेंड नहीं है। मतलब अगर मैं कहूं तो एक दूसरे को समझना बहुत लेट शुरू होते हैं। मुझे नहीं लगता कि हमें लिखने की कोई जरूरत पड़ेगी। आप अपने नोट्स रख दीजिए, ये रिकॉर्ड हो रहा है सब कुछ, तो जो लिखने की जरूरत पड़ेगी बहुत छोटी सी बात होगी। मैं कुछ भी टेक्निकल बात नहीं करने जा रहा हूं। कुछ जगह पे कुछ टेक्निकल वर्ड्स यूज होंगे सिर्फ, और वो सिर्फ शब्दों तक ही हैं। मतलब जैसे मेरा नाम देवेंद्र है और किसी का नाम, जैसे डॉक्टर साहब का नाम डॉक्टर इंद्र है, तो सिर्फ वो हम दोनों में डिफरेंशिएट करने के लिए वो नाम अलग है। इसको नाम पे ही लेना है, इसको बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्शन पे नहीं लेना है। सो कुछ टेक्निकल वर्ड्स होंगे, वो सिर्फ टेक्निकल वर्ड्स हैं,
आपको उस बात का मतलब समझना है बस। और वो मैं कुछ भी ऐसा नहीं कहूंगा कि आपको याद करना पड़े। जब हम इस ट्रेनिंग के एंड तक पहुंचेंगे, आपको अपने आसपास बैठे हुए और रहने वाले हर इंसान के बारे में बहुत सारी चीजें पता लगनी शुरू हो जाएंगी। मतलब कि जब मैं बता रहा हूँगा तो आपके मतलब बुआ का बेटा, मामा का बेटा, अपना खुद का बेटा, भतीजा, अपने हस्बैंड मतलब अपना वाइफ, और वो सब दिखने शुरू हो जाएंगे कि ये वाला तो ये बंदा है, इसका मतलब ये होता है। क्योंकि हम कुछ एक्टिविटीज को, जैसे हमने उस दिन आई थिंक डिस्कस किया था, एक छोटा सा एक्टिविटी डिस्कस किया था, वो पेन मूव करने वाला, रिमेंबर है ना? तो उस एक्टिविटी को हम सिर्फ एक्टिविटी के तौर पे देखते हैं, हम उस एक्टिविटी का मतलब क्या है ये नहीं समझ पाते हैं। सो टेक्निकल उस पे ना जा करके हम लोग एक्चुअल जो ग्राउंड लेवल पे रियलिटी है हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। और आई एम श्योर, क्योंकि मेरा अभी तक का रिकॉर्ड यही रहा है कि जिन लोगों ने ये ट्रेनिंग कंप्लीट की है, आफ्टर द ट्रेनिंग यू विल बी अ कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन। मतलब कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड पर्सन होंगे। हाँ, मेरी बातों को एज इट इज मत मानिएगा। जहां आपके पास कोई रीजन ही नहीं है नहीं मानने का, फिर तो मान लीजिएगा। बट इफ यू हैव सम स्पेस फॉर क्वेश्चन, देन रेज योर क्वेश्चंस। सो स्कूल क्या करता है, टीचर क्या करता है, स्टूडेंट क्या करता है, क्यों करता है, इन सारे सवालों के जवाब आपके पास होंगे। अब अगर आपके पास एंड ऑफ द सेशन या एंड ऑफ द टॉक आपके पास ये क्लैरिटी हो कि भाई ये बच्चे में इस बात की खासियत है, ये कमी है, ये दूर नहीं हो सकती, ये दूर हो सकती है, अगर आपको क्लियरली पता हो। अदरवाइज हम क्या करते हैं, मतलब 10 साल की शादी के बाद हम ये मानना शुरू करते हैं कि जा तेरे को नहीं समझ आएगा। अदरवाइज 10 साल तक समझाते रहते हैं कि तेरे को समझ नहीं आता, तेरे को समझ नहीं आता, काइंड ऑफ। तो एंड ऑफ दी मतलब बहुत लंबा टाइम गुजारने के बाद हमें यह पता लगता है कि नहीं समझ आएगा इसको। सो जब आपको यह मालूम पड़ जाए कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो कभी भी नहीं बदलेंगी, ना आपके स्पाउस में बदलेंगी, ना आपकी क्लास में पढ़ने वाले बच्चे में, और ना आप में, तो उनको जोर लगाने की जरूरत क्या है बदलने की? मेरे ख्याल से बहुत सिंपल है कि उनके हिसाब से आपको एनवायरनमेंट बदलना पड़ेगा। इफ यू विश, जो डिजायर चेंज चाहते हो वो नहीं बदलेगा। हाँ, जो चीजें चेंज की जा सकती हैं, डेवलप की जा सकती हैं, वो भी मैं एंड ऑफ द सेशन बता दूंगा। मतलब वो आपको पता चलता जाएगा वैसे भी साथ के साथ। और फिर हम उनको कैसे बदलना है, कैसे डेवलप करना है, हम एक एक चीज के ऊपर लास्ट तक डिस्कस करेंगे। दूसरा मतलब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हमें ये चीज कहां मदद करेगी, ये एक बड़ा सवाल है। कहां मदद करेगी का मतलब कि जो ट्रेनिंग आपकी खत्म होगी, यानी जिस ट्रेनिंग को हम एंड करेंगे, वो ट्रेनिंग आपकी जिंदगी में आने वाले हर शख्स के लिए जरूरी होगी। मतलब उसको हेल्पफुल होगी। कहने का मतलब कैसे हेल्पफुल होगी कि जिसके बच्चे अभी तक पैदा भी नहीं हुए हैं उनको आप पेरेंटिंग में हेल्प कर पाओगे। कि तुम्हारे घर में एक बच्चा जन्म लेने वाला है और बच्चे को हम एक अलग कॉन्सेप्ट से देखते हैं आज तक, और अब एक नया कॉन्सेप्ट नया नहीं है, जस्ट वही कॉन्सेप्ट है, सिर्फ हमने उसको थोड़ा सा बड़ी ऑब्जर्वेशन के साथ और एक ब्रॉड व्यू में देखने की कोशिश की, तो हमें उसका एक दूसरा पहलू नजर आया, विच इज बेटर देन द एग्जिस्टिंग वन। तो आप उनको मदद कर पाएंगे। लेटर ऑन जो बच्चे अभी स्कूल में नए नए एंटर किए हैं, तो उनके पेरेंट्स को आप ये समझा पाएंगे कि अगर आपका बच्चा इस तरह बिहेव करता है तो उसका ये मतलब है। उसके बाद क्लासरूम कंडीशंस में आपका कोई बच्चा समझ ही नहीं रहा है, समझने को ही तैयार नहीं है, तो उसका क्या रीजन है,
उसको वो सीख नहीं पा रहा, उसका क्या रीजन है, उनके हर सवाल का जवाब आपको एंड तक मिल जाएगा। उसके बाद जब बच्चे ने करियर सिलेक्शन करना होगा तो आप उसको किस बेसिस पर सजेस्ट करेंगे, क्योंकि आज आप किस बेसिस पर सजेस्ट करते हैं कि जहां आपको अच्छा लगता है या आपको जहां स्कोप नजर आते हैं, आप वही तो सजेस्ट करते हो। इसके बाद ट्रेनिंग के बाद आपका क्राइटेरिया बदल जाएगा सजेस्ट करने का भी, तब आप सजेशन देंगे उनको उनके हिसाब से। उसके बाद ये आपको ट्रेनिंग मदद करेगी उन आदमियों को हेल्प करने में विच आर गोइंग टू बी मैरिड। कल को उनकी शादी होने वाली है तो उनका स्पाउस किस किस तरह का हो सकता है, ये अगर आपको पहले ही मालूम हो, यानी प्री मैरिटल काउंसलिंग में आप मदद करेंगे उनकी। शादी के बाद इश्यूज आ रहे हैं, उन इश्यूज को अच्छे से समझने में ये चीज आपकी मदद करेगा। मतलब उसके बाद कोई एक बंदा है जो रिटायरमेंट के नजदीक बैठा है एंड ही सेज कि जैसे मेरे पास बहुत से लोग आते हैं, वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब 50 साल हमने जिंदगी के गुजार दिए और पता नहीं, मतलब पैसा भी है, दौलत ताकत सब कुछ है, बट कुछ मिसिंग है, नॉट फीलिंग दैट वे, मतलब हैप्पी नहीं हूं मतलब अपनी जिंदगी से। तो वेयर इज दैट अल्टीमेट हैप्पीनेस हिडन ओवर देयर? Basically, at the end of the training, you all will be able to recognize exact ultimate happiness किसी पर्सन की क्या है। क्लियर? बस इसमें एक चीज होगी कि आप अपनी नहीं बता पाएंगे इस ट्रेनिंग के बाद ना, आप खुद की नहीं ढूंढ पाएंगे। रीजन बीइंग कि हम अपने आप को कभी भी रैशनल एनालिसिस नहीं करते हैं। हमारे यहाँ पे बहुत क्लियरली साफ साफ बताने का और खुद से भी पूछकर खुद से भी जवाब देने का ट्रेंड नहीं है। तो दैट्स वाई हो सकता है कि आप खुद के बारे में जजमेंट थोड़ा गलत कर लें। सो जब भी आप बात करेंगे आप किसी और के रेफरेंस में करेंगे, खुद को ध्यान में रख के नहीं बात करेंगे। समझ रहे हैं आप? कई बार ऐसा होता है कि मैं कुछ कहने जा रहा हूं, आप उसको खुद के ऊपर इंप्लीमेंट करने लगेंगे और कहेंगे कि सर नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप खुद के लिए करने के लिए आपको कम से कम 50-100 लोगों को काउंसिल करना पड़ेगा, देन आपको समझ आएगा कि मैं वो क्यों करता हूं या मेरा बिहेवियर वो क्यों है, या मैंने उसको किस एंगल से एनालाइज किया, एक्चुअली वो किस एंगल से एनालिसिस होना चाहिए था। जैसे हमें अपना चेहरा देखने के लिए या तो सामने किसी को खड़ा करना पड़ेगा अपने बारे में बताने के लिए, या फिर आईना रखना पड़ेगा। इट्स लाइक दैट। आप खुद अपना चेहरा नहीं देख सकते ना, तो इसी तरह से ना ही आपने बहुत सीरियस लेना है इस टॉक को। इट्स बहुत ही एक तरह से कैजुअल टॉक है ये, बिकॉज कहने को ये टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम है, बट एक्चुअली ये ह्यूमन ट्रेनिंग प्रोग्राम है। आपको इंसान समझना आ गया, इससे बेहतर आप कुछ नहीं। एंड देन आई वुड एक्सपेक्ट कि उसके बाद से जब हम आखिर तक पहुंचेंगे तो आप तक उम्मीद होगी कि मेरा एक्चुअल मकसद समझ में आया आपको, कि मैं किस मिशन पे निकला हुआ हूं, और आप इस पॉइंट पे जान पाए कि आपका रोल अब सोसाइटी में क्या होगा। एज ए टीचर तो आप अपना रोल अदा कर ही रहे हैं, टीचर के बियॉन्ड, मतलब जो रियल में टीचर का जो काम है वो आपको आखिर तक शायद समझ में आए, और आए तो उसके बाद आई होप कि वी विल मूव फॉरवर्ड। सो एक भी पर्सन ऐसा नहीं होगा सोसाइटी का जिसको आप अफेक्ट नहीं करेंगे इस ट्रेनिंग के बाद। सो इट्स गोइंग टू बी रियली अ लाइफ चेंजिंग पार्ट। हम लोग शुरुआत करते हैं इस बात को समझने में कि इंसान सोचता कैसे है। जितने भी एग्जिस्टिंग लोग हैं, या जितने भी, जब भी कोई आदमी रिसर्च करता है तो वो रिसर्च करता है बहुत से लोगों पर, एक सैंपल लेता है वो। मेरा सैंपल अभी तक के रिसर्च किए गए सभी लोगों से सबसे ज्यादा बड़ा सैंपल है। आमतौर पे एक पीएचडी स्कॉलर जो होता है वो मेरे ख्याल से 200-300 का ही सैंपल लेता है, मैक्सिमम 500 का सैंपल लेता है।
मेरा सैंपल जब शुरू किया था इट वाज ऑफ 10,000 पीपल, मतलब 500 का सैंपल नहीं लिया था, 10,000 के सैंपल से मैंने शुरू किया था। उस सैंपल के बाद हमने एक पैटर्न बनाया, कुछ चीजें ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थी। इट वॉज नॉट, आई वुड नॉट से कि ये प्योरली मेरी रिसर्च है, क्योंकि रिसर्च कभी किसी की प्योर नहीं होती है। रिसर्च का क्या ट्रेंड होता है कि आज अभी तक मैंने जो फाइंड किया मैं उसको डॉक्यूमेंटेड कर दूंगा, अब जो अगला बंदा आएगा वो मुझे पढ़ेगा और वहां से शुरू करेगा। यही रिसर्च का ट्रेंड होता है कि जहां तक मुझे समझ में आया मैंने वो बता दिया, अब उससे आगे आपको समझ में आए तो आप उसके ऊपर काम कीजिए। तो हर रिसर्च का यही ट्रेंड रहता है। तो जहां तक ऑलरेडी रिसर्च हो रखी थी उससे कुछ आगे रिसर्च हमने कर रखी थी। आगे रिसर्च में सबसे मेन बेसिक जो हमारा फंडा था वो था प्रैक्टिकल नॉलेज का। सो प्रैक्टिकली मैंने बहुत काम किया हुआ था। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से कि आई एम द फर्स्ट एंड द ओनली पर्सन जो इस फंडे पे ग्राउंड लेवल पे काम कर चुका है। ग्राउंड लेवल पे कैसे काम कर चुका है ये आपको समझना पड़ेगा कि जैसे मैं, हमारे यहाँ क्या है सोसाइटी के अंदर या हमारे टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपको क्या मिलेगा कि जो साइकोलॉजिस्ट है, जो आपको साइकोलॉजी समझाने आया है, उसने कभी क्लास में पढ़ाया नहीं है। ही डजंट नो कि क्लासरूम कंडीशन में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। वो मतलब ऐसे ही कुछ थ्योरेटिकल और टेक्निकल और कुछ आइडियलिस्टिक बातें कह जाएगा और वो हमारे ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट आपको लगेगी ही नहीं कि यार ये प्रैक्टिकल नहीं है। वो ठीक है, समझने के लिए ठीक है, याद करने के लिए ठीक है, पेपर देने के लिए ठीक है, बट क्लासरूम कंडीशंस में हम कहीं ना कहीं अपने आप को मतलब मजबूर पाते हैं कि हम उनको इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे। फिर वो जो साइकोलॉजिस्ट है उसकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि मेरे पास बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज के हेड ऑफ द साइकोलॉजी डिपार्टमेंट अपने बच्चों की प्रॉब्लम्स लेके आते हैं। दैट्स व्हाई आई नो कि जब वो उस बेसिक से फंडे को नहीं समझ पा रहे तो हाउ वुड दे काउंसिल। फिर मैंने देखा, मैंने पूछा भी उनसे और बातचीत की, थोड़ी डेप्थ में जाने की कोशिश की कि जैसे कोई आता है, मैं देखता हूं, मैं पूछता हूं मैडम आप तो हेड ऑफ द साइकोलॉजी डिपार्टमेंट हैं, तो आप लोगों को काउंसिल कैसे करते हैं? तो उनका जो फंडा है मैक्सिमम लोगों तक वो क्या होता है कि वो कहते हैं कि सर एक्चुअली ना हर आदमी भरा हुआ पड़ा है, उसको ये फील होता है कि उसकी कोई सुनने वाला ही नहीं है। तो हम तो ना एक पंचिंग बैग की तरह काम करते हैं कि सामने वाला आए और अपना वो उगल जाए, वो इतने में ही शांति फील कर लेता है। वो कहता है कि हाँ फर्क है। जैसे साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट दवाई का होता है ना, मेरी दादी थी ना, उसको पेट, उसको दर्द कुछ भी हो जाए, कहीं पे दर्द हो जाए, वो एक ही टेबलेट लेती थी, वो हरे वाली ला दे, ठीक है, तो वो हरे वाली से आराम हो जाता था उसको। वो काइंड ऑफ वो जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो ऐसे हरे वाली टेबलेट काम कर रहे हैं बस, क्योंकि वो उस पॉइंट पे जा ही नहीं रहे। अगर जा रहे होते तो आप सोचिए 20 साल पहले और आज के एजुकेशन में कितना सुधार हो गया होता। मतलब मैं किसी यूनिवर्सिटी में अगर जाता हूं, मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से पूछता हूं, किसी से भी मैं उनसे ये पूछता हूं कि सर यू आर द सीनियर मोस्ट पर्सन ओवर हियर, मुझे सिर्फ ये बताइए एजुकेशन, मतलब जो बीएड एमएड और जेबीटी कराते हैं उनसे, कि आप यहां 20 साल से टीचर्स तैयार कर रहे हैं। भाई बीएड अगर आप करवा रहे हो तो यू आर एक तरह से जनरेट कर रहे हो, टीचर्स बना रहे हो। तो हम उनसे पूछते हैं कि आपने अपने करियर में ऐसे कितने टीचर तैयार किए जो सोसाइटी में एजुकेशन की ट्रांसफॉर्मेशन के लिए काम कर रहे हैं, या जिन्होंने एजुकेशन के लिए पॉजिटिव वे में काम करना शुरू किया। और अगर मैं उनसे नाम पूछूं तो यू विल बी सरप्राइज टू नो कि उनके पास एक नाम नहीं है पूरी की पूरी जिंदगी में। आप अपनी जिंदगी में देख लीजिए, आपके बीएड के जो स्टूडेंट्स थे आपके साथ, जो एमएड के थे या जो स्कूल में थे, कितने लोग हैं जो एजुकेशन की उस लेवल पे काम कर रहे हैं कि रियल में एजुकेशन कैसी होनी चाहिए। एवरीवन हु इज
गोइंग थ्रू दीज कोर्सेज वो सिर्फ नौकरी ले रहा है या तो सैलरी पर्सन बन के रह गया है और रियल में टीचर वाला काम वो भूल गया। क्योंकि मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि टीचर जो है ना वो सबसे बगावती कौम होनी चाहिए, जिसके सेंटर में सिर्फ एक ही शख्स होना चाहिए और वो है बच्चा। जो चीज बच्चे का नुकसान करती है, जो चीज बच्चे को खराब करती है, ये समझ लीजिए कि आप अपनी औलादों को खराब कर रहे हो। क्योंकि अगर आपके स्कूल का एक बच्चा खराब हो रहा है और वो आपका नहीं है, तो ध्यान रखिएगा जिस दिन उसके हाथ में बंदूक होगी, जिस दिन उसके हाथ में नशे का इंजेक्शन होगा, वो दिन दूर नहीं है कि वो बंदूक की गोली आपके बच्चे को लगेगी और वो इंजेक्शन एक दिन आपका बच्चा भी लेना शुरू करेगा। ये गारंटी है। इसीलिए सोसाइटी के किसी एक भी बच्चे को आप छोड़ नहीं सकते, अनअटेंडेड, अनएड्रेस्ड और ऐसे लाइट नहीं ले सकते। तो आपका यह दायित्व बनता है, चाहे वो आपके स्कूल का बच्चा हो, चाहे वो आपके पड़ोस का बच्चा हो, सोसाइटी से बिलोंग यहां आपकी नजदीक की करता हो या दूर की करता हो, उस बच्चे की पॉजिटिविटी के लिए आपको लड़ना बनता है। अगर आप नहीं लड़ेंगे तो आपके बच्चे के लिए कोई नहीं लड़ेगा, यह ध्यान रखिएगा। इसलिए सबसे बगावती कौम टीचर को मैं मानता हूं, क्योंकि सबसे समझदार हमें ही तो मानते हैं लोग। आप पेरेंट्स के पास जाएंगे ना, पेरेंट्स जब आपके पास आएंगे, वो इतना अंधा विश्वास करते होते थे, पहले करते थे, अब नहीं करते हैं। पहले वो इतना विश्वास करते थे कि जी आपको सौंप दिया, अब आप इसका जो मर्जी करो। हमने धीरे धीरे वो विश्वास भी खोया और हमने धीरे धीरे अपने अंदर की उस आत्मसम्मान को भी खो दिया। आई थिंक, मतलब मैं महसूस करता हूं इस चीज को कि हमने वो चीजें खोई हैं और इट्स टाइम टू रीगेन ऑल दोज थिंग्स। और ये सिर्फ और सिर्फ तभी पॉसिबल है जब आप किसी भी बच्चे को ना छोड़ें, जब आप बच्चे के लिए आवाज उठाएं। जहां आपको यह होता नजर आए कि इस बच्चे के लिए गलत हो रहा है, चाहे स्कूल से लड़ना पड़े, चाहे पेरेंट्स से लड़ना पड़े, आपको आगे आके लड़ना पड़ेगा। अगर नहीं लड़ेंगे तो इट्स फॉर श्योर कि आप अपने ही बच्चे का नुकसान कर रहे हो। क्योंकि आज जो सबसे बड़ी कमी हम सोसाइटी में देखते हैं वो है कनेक्शन की कमी। हम कनेक्टेड नहीं हैं, कहीं भी कनेक्टेड नहीं हैं। हम अपनी क्लास में बच्चों से बिल्कुल कनेक्टेड नहीं हैं। हम अपनी क्लास में, मतलब हम अपनी सोसाइटी में अपने पड़ोस से कनेक्टेड नहीं हैं। मतलब मैं देखता हूं शहरों के अंदर कि भैया हमें रामचंद्र जी के घर जाना है। कि कौन रामचंद्र? हम तो किसी रामचंद्र को नहीं जानते। वो जो फूड डिपार्टमेंट में काम करते हैं, अच्छा वो शर्मा जी, वो 1470 वाले, ऐसे करते हैं हम। मतलब वी नो द पर्सन्स विद द नंबर, वो फर्स्ट फ्लोर वाले, सेकंड फ्लोर वाले। तो हम कहीं ना कहीं वो कनेक्शन मिसिंग है बहुत ज्यादा। और मुझे लगता है कि इट्स टाइम टू रिकनेक्ट। क्योंकि इतने सालों की इस ट्रांसफॉर्मेशन में, इस ट्रांजिशन में, मुझे नहीं लगता इससे फायदा हुआ सोसाइटी का। अगर आपको लगता है तो यू कैन कैरी फॉरवर्ड, बट मुझे नहीं लगता। दैट्स वाई मैंने सोचा कि एक वक्त आ गया है जब हम रुकें, इसके पे बातचीत करें और इसका सलूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करें। और तो कनेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और कनेक्शन कैसे होगा? इसीलिए मैंने कहा था कि हम कोई भी टेक्निकल भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप कनेक्शन कैसे महसूस होगा? आपने जिंदगी में किसके साथ कनेक्शन महसूस किया? अच्छा कनेक्शन जिससे बात की, और एनीवन एल्स जिनसे शेयर कर सकते हैं, जो क्लोज हैं? गाइडेंस अच्छी मिलती है, व्यूज मैच हो जाते हैं, जो पेशेंटली सुनता, ट्रस्ट करता है, प्यार करता है, नॉन जजमेंटल होता है। एग्जैक्टली। देखिए, आपने बहुत क्लियरली इसका सोल्यूशन दे दिया। जो बात करता है, ट्रस्ट करता है, प्यार से बोलता है, नॉन जजमेंटल होता है, एवरी लाइन इज अ सोल्यूशन। इसका मतलब क्या है
कि जो इंसान आपको कुछ कह रहा है, आप उसके बारे में जजमेंट पास मत कीजिए। वो आदमी उस आपसे एकदम कनेक्ट हो जाएगा। उसको समझाने की कोशिश मत कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, वो एकदम कनेक्ट हो जाएगा। आप क्लासरूम में जाके अगर आप ये बोल देंगे कि बच्चों आज जो है, आज हम एक नई तरह की क्लास शुरू करेंगे, आप अपनी क्लास में वाहियात से वाहियात चीज बोल सकते हो। आप मेरे बारे में मुझे गाली दे सकते हो, आप मुझे कुछ भी कह सकते हो। यू विल सी, मतलब मैंने देखा ऐसा, मैं जब, क्योंकि मैं जो बात कह रहा था कि साइकोलॉजिस्ट जो है वो एज अ पेरेंट अपनी पूरी ड्यूटी नहीं कर पा रहा, तो उसे पेरेंटिंग की प्रॉब्लम्स नहीं पता क्योंकि वो नौकरी कर रहा है। एज ए टीचर वो नहीं है क्लासरूम में बैठा हुआ, वो टीचर को साइकोलॉजी का इतना नॉलेज नहीं है। तो टीचर जो क्लास में बच्चों को ब्लेम कर रहा है, वो अपने घर में अपने बच्चों से वही प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है, सेम प्रॉब्लम्स। सो ही डजंट हैव एनी सोल्यूशन। टीचर के पास भी सॉल्यूशंस नहीं है क्योंकि वो प्रॉब्लम्स उसको घर में भी आ रही हैं, एंड इट्स हैपनिंग विद मोर देन 95% टीचर्स। सो इसका मतलब है टीचर को भी समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। तो टीचर को भी समझ नहीं आ रहा, साइकोलॉजिस्ट को भी नहीं आ रहा, फिर आप पेरेंट से कहां उम्मीद करते हो कि उसको कुछ समझ में आता होगा? पेरेंट से तो आप उम्मीद करते ही नहीं। और फिर बच्चा, वो ऐसी जगह खड़ा है, आमतौर पे देखो छोटा बच्चा है, वो अपने आप को राजा समझता है। वो अपने पापा की दाढ़ी जब मर्जी पकड़ के खींच सकता है, मां के बाल नोच सकता है। इस तरह से आप देखेंगे कि वो फीलिंग है उसकी कि अपन की चलती है यहां पर, नहीं मैं ये करूंगा, मैं ये नहीं खाऊंगा, मैं ये काइंड ऑफ दिस थिंग, मतलब वो अपनी चलाना चाह रहा है। थोड़ा बड़ा होता है तो वो एडोलसेंट पीरियड के जो चेंजेस आते हैं फिजिकल, उस वक्त वो वैसे राजा वाली फीलिंग में होता है। मतलब कोई कैसे समझा दे उसको, उससे समझदार कोई नहीं होता है। तो इस तरह से उससे बड़ा होने के बाद तो फिर वो अपने आप को समझदार ही मानने लग जाता है। सो वो किसी भी स्टेप में आपसे कम समझदार नहीं है। वो चाहे वो 2 साल का भी है, वो आपसे ज्यादा समझदार है, वो आपको मना लेता है अपने अकॉर्डिंगली। तो बच्चे को हम अंडर एस्टिमेट करने की बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं। दूसरा, हम उसे अपने तरीके से मोल्ड करने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन बच्चा हो या इंसान हो कोई भी, जब भी आप किसी से बात करेंगे तो पहले झटके में आपकी जो पहले दौर की बातचीत होगी उसमें आप एक दूसरे के बारे में अंदाजा लगाएंगे कि इसका मानसिक स्तर कैसा है, ये मेंटल लेवल में इसकी समझ कैसी है, इसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड कैसा है, एजुकेशन में ये मुझसे बेटर है कि मुझसे कमजोर है। और इस तरह से हम अपनी लिमिट तय कर लेते हैं। ये बंदा, मतलब आप सेम तरह बातचीत हर किसी से नहीं करते हो। क्लास में देखते हो कि एक बच्चा जो अपनी मानता है उसको धमका भी देते हो, और जो आंख दिखाता है उसको कर अपना काम। हम उससे बचते हैं, अवॉइड कर लेते हैं। मतलब हम भी और बच्चा भी, इवन छोटा बच्चा भी, वो भी अपनी लिमिट टेस्ट करता है। जब रो रहा होता है तो वो देखता है कि जब मम्मी के सामने रोता हूं तो मम्मी मेरी यहां तक मान लेती है, बट पापा मेरी नहीं मानते तो पापा के सामने थोड़ा कम रोता है। जब ये देखता है कि दादी पर्दे वाले कमरे में है और वो मेरे रोते ही भागी आती है कि क्यों रुला रहा है, तो वो ज्यादा जोर से रोता है। सेम बच्चा अपनी लिमिट टेस्ट कर चुका है आपके साथ, और वो कॉन्टिन्यूअस टेस्टिंग में है। सोसाइटी के साथ वो कॉन्टिन्यूअस टेस्टिंग में है। वो देखता है, वो समझने की कोशिश करता है कि मुझे कौन समझ रहा है, और जो उसको समझ रहा है, आप 100% इस बात पे भरोसा कर सकते हो मेरी, कि जिसको आप समझ रहे हैं वही आपको समझेगा। क्योंकि बातचीत के अलावा एक इंटरनल मैसेज भी होता है जो दिल से दिल तक जाता है, जो दिमाग से दिमाग तक जाता है, कि आप जो बोल रहे हैं उसके बैक ऑफ द माइंड आपका दिमाग क्या कहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मैं बोल रहा हूं आपको समझ में आ जाएगा कि मेरा पर्पस क्या है, बिना बताए समझ में आ जाएगा कि पर्पस क्या है। वो मैसेज डिलीवर हो जाएगा, आप एक्सप्लेन कर पाओ या ना कर पाओ, वो हो जाएगा। समझ गए? तो बच्चा अपनी लिमिट टेस्ट करता है। मैं जब पढ़ाया करता था, वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने एज अ पेरेंट अपने आप को प्रूव किया। मेरा बेटा वंडर किड वाली पोजीशन पर पहुंच गया।
एज ए टीचर मैंने अपने आप को प्रूव किया। मेरी क्लास के हर बच्चे ने स्कोर किया बहुत हाई, वो आपको पता ही है, मतलब लाइक पता है आपको, उस दिन हमने शायद बातचीत की थी। तो एज ए काउंसलर मैंने अपने आप को प्रूव किया। अभी तक मैं लगभग 18,000 ब्रेन स्टडी कर चुका हूं, और 18,000 दिमाग मैंने जो स्टडी किए हैं, यू विल बी सरप्राइज्ड एंड हैप्पी टू नो कि मेरी आज तक किसी भी बच्चे के बारे में या किसी भी इंसान के बारे में कही हुई एक सिंगल लाइन भी गलत नहीं गई। सो यू कैन ट्रस्ट मी। और फिर उसके बाद मैंने आपको ऑप्शन भी दिया है कि नहीं ट्रस्ट करो तो सीधा अटैक करो, कोई टेंशन नहीं है। मैं पहला ऐसा टीचर मैंने देखा अपनी जिंदगी में जो क्लासरूम में घुसते ही अपने बच्चों को यह बोलता होता हूं हमेशा। जब मैं पढ़ाता था, मैंने 2015 के बाद पढ़ाना बंद कर दिया था, तो मैं बच्चों को हमेशा यह बोलता था कि आज से तुम एक नए टीचर से मिले हो, अब तुम मेरी क्लास में आ गए हो, अब तुम्हें मेरी क्लास में फुल बकवास करने की अथॉरिटी है। अब जब उनको यह पता लगता है कि बकवास करने की अथॉरिटी है और वो कुछ भी वाहियात भी बोल सकते हैं, तुम मुझे ब्लेम भी कर सकते हो, मेरे ऊपर शब्दों से अटैक भी कर सकते हो, फिजिकल मत मारना। तो बच्चे क्या करते हैं, धीरे धीरे अपनी लिमिट टेस्ट करते हैं। आप तो मानते ही नहीं हो, आप तो कहते ही नहीं हो, आप ये नहीं करते हो। कई बार मेरे जूतों पे कह दिया कि आपके तो 3 दिन हो गए आपने जूते पॉलिश नहीं करे। मतलब वो ट्राई करते हैं कि देखता है हमारा टीचर कौन सी बात से ऑफेंड होता है, कौन सी बात से परेशान होता है। एंड जब वो देखते हैं कि ये परेशान नहीं हो रहा बंदा, देन दे ट्राई समथिंग एल्स। जैसे मैं आपको बताऊं, मेरे पास आमतौर पे जो 8वीं से बड़ा बच्चा मेरे पास पढ़ने के लिए आएगा, वो पूरी क्लास, जैसे 20 बच्चों की एक क्लास है मेरी, मैं 20 से ऊपर बच्चे नहीं लेता होता था, तो उसमें उनको मैं एक अथॉरिटी देता था, उन बच्चों को एक परमिशन देता था कि तुम्हारे को पूरे दिन में 24 घंटे में जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तुम मुझे कॉल करोगे। तुम किसी से पूछोगे नहीं, गूगल पे नहीं जाओगे, किताब को रेफर नहीं करोगे, तुम मुझे कॉल करोगे। चाहे तुम्हें जब भी प्रॉब्लम आए, शाम को 8 बजे आए, रात को 10 बजे आए, रात को 12 बजे, 1 बजे, 3 बजे, जब तुम्हारे को प्रॉब्लम आए तुम मुझे कॉल करो। तो जो 10वीं वाला बच्चा है, जो 9वीं वाला, जो अपने आप में तगड़ा राजा है, मतलब 11वीं 12वीं तला, वो क्या करता है, पूरी क्लास बैठ के प्लान करती है। मैं 10:30 कॉल करूंगा, तू 11 बजे करियो, तू 11:30 करियो, तू 12 करियो, आज हमने सोने नहीं देना इसको। मतलब दिल टेस्ट द लिमिट। उसके बाद वो मतलब कॉल करेंगे, रात को 3 बजे भी कॉल आ रही है, 3:30 भी आ रही है, 4 भी आ रही है, 4:30 भी आ रही है। एंड फिर अगले दिन वो मुझे बोलते हैं, सर आप सोते किस टाइम हो? तो मैं बोलता हूं कि मैं सोता रहता हूं सर, लेकिन फोन उठाओ तो पहली बेल में फोन उठता है। मैं उनको फिर बताता हूं कि तो इसका मतलब मैं जागता भी रहता हूं। तो दिन में तो आप यहां हमारे साथ होते हो, रात में आप पूरी रात फोन भी अटेंड कर रहे हो, हाउ इज दिस हैपनिंग? मैं कहा देखो, मैं टीचर हूं तुम्हारा, मैंने तुमको बोला है कि मैं तुम्हारे लिए खड़ा हूं 24 घंटे, तो यू नीड टू एक्सेप्ट, नहीं तो तुम ट्राई करके देखते रहो। एंड वो एक ही दिन परेशान करके उसी दिन ये महसूस करते हैं कि इसने जो कहा है वो गलत नहीं कहा है। आपको टेस्ट करेंगे जो आप कह रहे हो। जैसे बच्चा को आप कहते हो ना, हम बेटा सब कुछ आपके लिए कर रहे हैं, बट समटाइम्स आप फोन पे लगे लगे उस बच्चे को कह देते हो 2 मिनट रुक, तो आप मैसेज देते हो कि जो कहा था कि हमारे लिए कर रहे हो, फोन पे तो आप छोड़ ही नहीं रहे फोन को तो मेरे लिए। वो ऐसे करके आपको छोटी छोटी बातों पे नोटिस करता है, इतनी छोटी बात पे नोटिस करता है कि मैं आपको अभी अभी एक सबूत देता हूं। जेंटलमैन का एग्जाम्पल आप मनीष सिसोदिया से सुनते ही होंगे, सुनते हैं? जब हम इस पे बात करते हैं, जेंटलमैन कौन होता है?
मतलब अगर आपको 4 तस्वीरें हों और उसमें से बोला जाए कि जेंटलमैन छांटो इसमें से, तो किसको छांटोगे आप? दिमाग में क्या आया जेंटलमैन आते ही? वेल डिसिप्लिन्ड, वेल ड्रेस्ड पर्सन, मतलब कोट, टाई और वो पहना हुआ, है ना? मतलब हमने क्या किया, हमने जेंटलमैन को कोट टाई में बांध दिया। अब एक बच्चे को हमने पेपर से समझा दिया कि ये जेंटलमैन है, ये खेती करने वाला बंदा है, ये सिलाई करने वाला, ये कारपेंटर है। इस तरह से हम उस फोटो से उसको बता रहे हैं। अगर उसका पापा, वो बच्चा गांव में रहता है, उसका पापा किसान है और धोती कुर्ता पहनता है, या वो मैले कपड़े पहनता है, मजदूर है, रेहड़ी पे काम करता है, क्या वो बच्चा कभी अपने बाप को जेंटलमैन मानेगा? मतलब आप सोच के देखो, आप कभी भी नहीं मानेगा वो, क्योंकि आपने उसको जिंदगी किताब से समझाई, क्योंकि आपने उसको पेपर में वो दिखा दिया कि ऐसा जेंटलमैन होता है। मतलब हाउ कैन वी टीच दिस थिंग? हम कैसा कर भी कैसे सकते हैं कि उसको हम पेपर पे एक स्पेसिफिक उस पैराग्राफ या उस खाने में बताया कि ये जेंटलमैन है। तो जब कभी गांव का गुंडा बदमाश कोट टाई में खड़ा होगा और उसका बाप धोती कुर्ते में होगा और हम कहेंगे कि जेंटलमैन छांटो, तो वो पहले जेंटलमैन गुंडे को लगाएगा ना, अपने पापा को नहीं लगाएगा। या किसी और का पापा हो, पड़ोसी हो, चाहे कोई भी, और उसे नहीं पता हो कि कौन सा इनमें से बदमाश है और कौन सा इनमें से क्या है। यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से? इसी तरह से बच्चा जब भी आपकी बात को लेता है, जब भी बच्चा आपकी बात सुनता है, he always test your sentence in 360 डिग्री, एज अ होल लेता है वो। कभी भी उस लाइन को एक लाइन, आपने तो कह दिया नहीं बेटा झूठ नहीं बोलते, आपने तो कह दिया नहीं बेटा ऐसे नहीं करते, बट आपने देखा भी कि उसका इंपैक्ट उसके दिमाग पे कैसे जाता है। वी डोंट ट्राई, इवन डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड। कुदरत की सबसे बड़ी उपहार है बच्चा, कुदरत का सबसे बड़ी नेमत है बच्चा, सबसे प्योर और सबसे ज्यादा परफेक्ट चीज है बच्चा, बट सबसे ज्यादा इग्नोर्ड चीज बंदा है वो। सबसे इग्नोर्ड कैसे है, मैं आपको कैसे बताऊंगा, इसको कैसे एक्सप्लेन करूंगा। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। मैं और मेरा बेटा हम गाड़ी पे जा रहे हैं, वो 3 साल की उम्र थी जब उसकी। देखिए बहुत बार मैं अपने बेटे को कोट करूंगा, यशस्वी को, वो इसलिए क्योंकि ही इज द लिविंग एग्जाम्पल। मैंने उससे कैसे सीखा मैं आपको वो बता रहा हूं बेसिकली, इसलिए उसका एग्जाम्पल ले रहा हूं। इट्स नॉट लाइक कि किसी तरह भी हम उसको वैसे ले रहे हैं, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि मैंने उससे सीखा, उसने मुझे कितना सिखाया। मैं ये कह रहा हूं कि वो कुदरत की सबसे अनमोल चीज है, तो वो फिजूल में मेरे घर नहीं आई है, ये समझ लीजिएगा। वो आपको बताने आया है कि आपकी जिंदगी कैसे होनी चाहिए, क्योंकि बच्चा आने के बाद जिंदगी टोटली डिफरेंट हो जाती है। इफ यू एक्सेप्ट दैट, तो बहुत ही डिवाइन हो जाती है एक तरह से, मैं ये कहता हूं हमेशा। तो हम ये कह रहे हैं कि वो अपने आप में कंप्लीट है। मुझे ऐसा लगता है, which I personally believe, कि हम उसे कुछ भी नहीं सिखा सकते, और या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि हमें उसे कुछ भी सिखाने की जरूरत नहीं है। अगर हम उसकी बातों को सीरियसली लेना शुरू कर दें तो। हम सीरियसली नहीं लेते, हम उसकी बातों से सीखते नहीं। जैसे मान लो एक बच्चा हमें कह दे मम्मा आप गंदे हो, मान लो, हम क्या करते हैं अगले स्टेप पे? आपको जब जैसे वो डिक्लेयर कर देता है कि पापा आप बहुत गंदे हो, क्या हुआ, है ना? हाँ, फिर वो आपको बताता है और फिर आप उसको उसका रीजन समझाते हैं कि मैंने तो ये बात ऐसे इसलिए कही थी। क्या कभी ऐसा हुआ कि आपने जो बोला आपकी स्टेटमेंट में कॉन्ट्राडिक्शन हो, स्टेटमेंट और बिहेवियर में? अगर बच्चा आपकी स्टेटमेंट और आपके बिहेवियर में कॉन्ट्राडिक्शन देखता है,
वो उसी दिन से आपको सीरियसली लेना छोड़ देगा। उसी दिन से आपकी किसी भी बात को सीरियसली नहीं लेगा। फिर वो ये सोचेगा कि झूठ नहीं बोलते, ये बात कहने को बहुत बढ़िया है, बट जब कभी जरूरत पड़े बोल लेनी चाहिए। बिकॉज हम कहते हैं कि नहीं बेटा, इसको समझाना नहीं था, बताना नहीं था। इफ वी आर्ग्यू या हम उसके बारे में अपना कोई स्टेटमेंट या जजमेंट दे दें कि मैंने तो इसलिए झूठ बोला, उसका कोई रीजन भी दे देंगे, आप उसको जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, कभी भी नहीं कर पाएंगे। बिकॉज जब आप झूठ बोलने वाली बात कहते हैं तो यू यूज द वर्ड नेवर। नेवर टेल लाइज। कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। जब कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए और कभी कभी बोल के जस्टिफाई कर देते हो, तो वो उसको पूरा 360 डिग्री लेता है। इट्स नॉट लाइक कि ऐसे ही ले लेता है। इसी तरह से जब वो बच्चा पैदा भी नहीं हुआ है, तब भी वो सराउंडिंग्स को बहुत अच्छे से समझता है। बहुत अच्छे से उसको समझ में आता है कि नहीं आता है। ये तो हमने सुना भी है कि भाई अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ना सीख लिया था, तो इसका मतलब उसको सब समझ आ रहा होता है। इसका मतलब उसको जन्म से पहले सब समझ आ रहा होता है, अगर वो सच है तो, है ना। और उसके बाद उसने बोलना शुरू नहीं किया। उसने बोलना शुरू नहीं किया बेशक, लेकिन उसने सुनना तो पहले ही मोमेंट से शुरू कर दिया जब वो पैदा हुआ। अब वो ये नहीं समझ पा रहा कि जो आसपास चल रहा है टीवी में गाने या बातचीत आपकी, कि वो क्या है। शायद वो शब्द जब पकड़ेगा तो समझ में आएगा, लेकिन ये जरूर समझ पा रहा है कि वो बातें किस तरह की हैं। नहीं, मान लीजिए एक छोटा बच्चा ये पर्सनली फील करता है कि मेरे घर में सारा दिन झगड़ा होता रहता है। वो पड़ा है, अब आपके सामने एक चाइनीज बंदा हो, दो चाइनीज बंदे हों और वो आपस में कुछ बात कर रहे हो, आपको उनकी बातें समझ में ना आए, पर बात का मजमून तो समझ में आ ही जाएगा ना, कि लड़ रहे हैं, कि प्यार से कर रहे हैं, कि आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, कि समझा रहा है एक बंदा दूसरे को। इसमें यह भी समझ में आ जाएगा बॉस कौन है और काम नौकर कौन है उसका। यह भी समझ में आ जाएगा पापा बेटा है या पड़ोसी है, यह भी समझ, आपको सब समझ में आ जाएगा। दैट मीन कि आप बिना भाषा को समझे भी उसके ऑब्जेक्ट को समझ लेते हैं। कई बार हम हाव भाव से समझ लेते हैं, चेहरे के भाव से। सो जो बच्चा आपके घर में है, बैठा है, लेटा है, उसको सुनाई नहीं दे, उसको समझ में नहीं आ रहा, बट सुनाई दे रहा है। उसके बाद जब मैं अपने रिसर्च दौर में था, तो हमने हर उम्र के बच्चों से कुछ सवाल पूछे, क्योंकि बच्चे बड़े प्योर होते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, तो सीधा बोलते हैं। जैसे जैसे एक बार क्या हुआ, एक टीवी चैनल पे हम बैठे हुए थे, तो मैंने बोला कि मैं कभी अपने बेटे को डांटता नहीं हूं। मेरा बेटा साइड में बैठा था, कहता हाँ उस दिन डांटा तो था आपने। मतलब उसी टाइम टीवी चैनल पे ही, मतलब उसने मेरी बात को साथ के साथ काट दिया। देन आई गॉट माई पॉइंट कि भाई गलती कर दी, डांट के उस दिन गलती कर दी, बिकॉज ये मेरी उस बात को इतना गहरे से नोटिस कर रखा है इसने। उसने मुझे बोल दिया, उस दिन के बाद मैं संभल गया, मैं सुधर गया। मैंने उसको नहीं कहा कि तेरी गलती थी, मैंने इस बात को नोटिस किया कि मैं ये बात यूज नहीं कर सकता कि मैंने कभी नहीं डांटा। और हम यहां गलती कर जाते हैं, हम यहां कहीं ना कहीं बड़ा होने का एडवांटेज लेने की कोशिश करते हैं, और बच्चा फिर उसको अपने कॉन्टेक्स्ट में लेता है। फिर वो आपको समझाएगा आगे आने वाले टाइम में, जब आप बूढ़े हो जाओगे और वो जवान, फिर वो वापस आएंगी चीजें घूम के आपके पास, जो आपने उसके बचपन में किया था उसके साथ। 3-3 साल के बच्चों से ना, 4-4 साल के बच्चों से हमने सवाल पूछे कि बेटा बड़े होके शादी करोगे? कह रहा हाँ करेंगे। क्या करोगे? एक कह रहा है मैं अपने हस्बैंड के साथ घूमने जाया करूंगी। एक कह रहा है मैं अपनी बीवी को पिटा करूंगा। उसके घर में ऑलरेडी वो हो रहा है, वो देख रहा है कि मेरा पापा मेरी माँ के साथ क्या बिहेव करता है। उसे नहीं पता फ्रांस में क्या हो रहा है,
उसे नहीं पता इस देश की संस्कृति क्या है, उसे कुछ मतलब नहीं इस बात से पड़ोस में क्या हो रहा है। बिकॉज 3 साल तक तो आप अपने बच्चे को अपने घर से बाहर निकालते ही नहीं हो। तो जो 3 साल तक का बिहेवियर है, पहले 3 साल आपकी बातचीत करने का भी जो मैटर है, इवन आपका लहजा, आपने देखा होगा आपके बच्चे के अंदर सेम लहजा डेवलप होता है। उसकी तरफ से वो ये सोचता है कि दुनिया यही है, जीना ऐसे ही होता है, जिंदगी यही होती है। आप अगर मैक्सिमम यूज करते हो, मैं तो थक गया, मेरा तो दिमाग खराब हो गया, मेरा तो मूड खराब है, मैं तो बोर हो गया, कभी कभी घूमने भी चला करो, क्या सारा दिन यही करते रहते हो। या मान लो आपके हस्बैंड या आपके मतलब पत्नी कोई भी है, वो आया बाहर से ड्यूटी से, आते ही टीवी खोल लिया, एंड इफ हम उनको टोकते हैं कि क्या आते ही टीवी चला लिया, थोड़ी बहुत देर बच्चों से बात भी कर लेते या थोड़ी बहुत देर ये भी कर लेते, एंड उसका डायलॉग ये आता है, क्या यार अभी तो वहां दिमाग खराब करके आया हूं, थोड़ा सा तो टाइम मिला है, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट करने दो। टाइम मिला है, एंटरटेनमेंट करने दो, इस बात को बच्चा कैसे लेता है, यू विल नेवर अंडरस्टैंड। वो ये समझता है कि जब भी टाइम हो हमें टीवी देखना चाहिए, तो जब वो उसके पास तो एम्पल टाइम होता है। उसके हस्बैंड ने तो एम ही चलते चलते बोल दिया था कि यार 15 मिनट तो मिले हैं, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी करने दो, थोड़ा सा टीवी देख लो तो क्या हो जाएगा। तो उसके लिए तो वो थोड़े से 15 मिनट है, लेकिन वो मैसेज क्या दिया कि जब भी आप खाली हैं यू कैन वॉच टेलीविजन, एंड देन वो टाइम आपका कई बार छुट्टी वाले दिन सुबह से लेके शाम तक एक्सटेंड हो जाता है, बिकॉज उसका होमवर्क भी पूरा हो चुका है एंड ही डजंट हैव एनीथिंग टू डू। समझ रहे? वो उसको पूरा 360। इसीलिए मैं बता रहा था कि बच्चा आपको समझाएगा, वो बताएगा कि आपने कैसे जीना है। मैंने बहुत बच्चों को ऐसे करते देखा है कि जिनकी मां फोन पे लगे लगे, मान लो वो फोन पे लगे ऐसे करके ना, फोन पे लगे हैं, बच्चा आया अपनी ड्राइंग लेके, मम्मा देखो मैंने ये बनाया, बढ़िया, एकदम ऐसे कर देंगी, वो फोन पे लगी हुई हैं, ठीक है। वो उसको होल्ड भी नहीं करते हैं, और वो ठीक है मम्मा देखो ये मैंने ये किया, मैंने ये किया, या तुम कर लो काम अपना बेटा, तुम अपना काम कर लो, या हम कहते हैं कि रुक 2 मिनट, रुक 2 मिनट, एंड देन वी मतलब हम कैरी ऑन करते हैं। आप देखोगे कि वही बच्चा जब टीवी देख रहा है और उसकी मां किचन से आवाज लगाती है कि टिंकू आजा खाना खा ले, तो वो ऐसे कर रहा होता है, टीवी की तरफ कर रहा होता है, रुको 2 मिनट आ रहा हूं। मतलब वो सेम जेस्चर आपको देखने को मिलेंगे। आई हैव ऑब्जर्व दिस। उसकी मम्मी देख भी नहीं रही है, लेकिन जेस्चर बिल्कुल वही है उसका, क्योंकि उसे और दुनिया नहीं पता, उसने नहीं देखी। हम एक बात तो कह देते हैं बहुत बार कि बच्चा तो जैसा एनवायरनमेंट मिलेगा वैसा ही सीख जाएगा, लेकिन वो एनवायरनमेंट कैसा, वो एनवायरनमेंट कैसे, उसके आपके डायलॉग्स का असर क्या होना है, ये बात आपको स्पेसिफिकली पता होना चाहिए। क्योंकि जब कोई पेरेंट आपके पास अपनी प्रॉब्लम लेकर आएगा एंड यू आर एक्टिंग एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर, तो आप उसकी बातों से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि प्रॉब्लम उस बच्चे के ओरिजिनल नेचर में है, उसकी मम्मी से आई है, पापा से आई है, टीचर से आई है, पड़ोस से आई है, दोस्त से आई है, कहां टेलीविजन से आई, कहां से आई है, यू नीड टू फाइंड आउट। अगर हम उस एग्जैक्ट पॉइंट तक पहुंच पाए, वी कैन रेक्टिफाई, वी कैन फाइंड द सॉल्यूशन जिसको वो प्रॉब्लम कह रहे हैं। इसीलिए आपको उस बिहेवियर का भी अंदाजा होना चाहिए कि बच्चा उसको कैसे समझता है, वो आपकी बात क्यों माने। देखो, इट्स अ बिगेस्ट क्वेश्चन कि वो आपकी बात क्यों माने। आप टीचर हैं, मान लीजिए आप ये कहते हो कि बच्चा हमारी सुनता ही नहीं है, या मां बाप ये कहते हैं कि वो हमारी सुनता ही नहीं है। नाउ आस्क द क्वेश्चन, क्या वो किसी की नहीं सुनता? नहीं, अपनी टीचर की तो सुन लेता है, या फिर नहीं अपने पापा की तो मान लेता है, नहीं अपने दोस्तों की, मतलब किसी की, एनीवन। देन फाइंड आउट कनेक्शन क्या है उनके बीच। कि जिसकी सुनता है उसके बीच कनेक्शन क्या है? क्या कोई लालच का कनेक्शन है? क्या कोई डर का कनेक्शन है? डर के करता है, नंबर लेने हैं मैडम से प्रैक्टिकल के, इसलिए मान लेता है। वाई? मैक्सिमम डर।
चाहे वो नंबरों का हो, चाहे वो डांट का हो, चाहे थप्पड़ का हो, अगर वो डर से मान रहा है किसी से भी, इसका मतलब वो टेम्परेरी है। जिस दिन डर निकल जाएगा उस दिन मानना बंद कर देगा। आप तो बड़े हो, आप सबकी मान लेते हो। बताइए, हर बड़े आपसे जो उम्र में बड़ा है, क्या आप सबकी मान लेते हो? किसकी मानते हैं? पेरेंट्स की नहीं मानते हम। पेरेंट्स की तो आप मानते ही नहीं। हमारी सोच में ठीक लगता है। और देखिए, ट्रस्ट एक बड़ा फैक्टर है, और एज एल्डर हैं, वो बड़े हैं, अगर हमने मान लो पुरानी सभ्यता के अकॉर्डिंगली अपना एक रूल बना रखा है कि हमारे जो बड़े हैं वो हमारे फेवर में ही सोचते हैं, हमारा भला ही चाहते हैं, मेरे ख्याल से, मतलब मुझे ऐसा लगता है, आई डोंट नो मैं कितना सही हूं या गलत हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब हम पेरेंट्स की मान रहे होते हैं ना, तो मैक्सिमम टाइम अंदर से दुखी हो रहे होते हैं, अंदर से फील नहीं कर रहे होते हैं। हाँ, वो मानना मतलब जैसे फॉर एग्जांपल करियर का ऑप्शन है, आप लाइफस्टाइल का ऑप्शन, मान लाइफस्टाइल का ही ऑप्शन है, मान लो आपका कुछ करने का मन कर रहा है, आपके बड़े कभी नहीं चाहेंगे कि आप वैसा करो, क्योंकि वो कहते हैं हमने अपना तजुर्बा देखा है, इसका कोई फायदा नहीं जो तुम कर रहे हो। मान लो घूम नहीं जा रहे हो तब, हाँ हाँ, एनीथिंग। और म्यूचुअल डिस्कशन का मतलब यह है कि समवन इज ट्राइंग टू कन्विंस यू कि ये ठीक नहीं है ना? हम कन्विंसिंग पोजीशन में होते हैं, जो बढ़िया आर्गुमेंट देता है वो हमारे को कन्विंस कर लेता है, या हम बढ़िया देते हैं तो वो हम उसको कन्विंस कर लेते हैं। देन दैट मीन्स कि या तो हम रिस्पेक्ट के तौर पे या बड़े होने के तौर पे उनकी मान लेते हैं, या फिर हमें उनकी बात सही लगती है इसलिए मान लेते हैं, या जिन पे हम ट्रस्ट करते हैं उन पे मान लेते हैं। और इससे भी बियॉन्ड एक बड़ा पर्सपेक्टिव मैं ये मानता हूं कि जिसको आप मानने लायक समझते हो उसकी मानते हो, बड़े लेवल पे अगर देखें तो। क्यों जी? जैसे आपने गाड़ी लेनी है फॉर एग्जाम्पल, यू विल नेवर आस्क योर पेरेंट्स कि गाड़ी कौन सी लें, कभी भी नहीं लोगे। आप अपने पेरेंट्स से तो नहीं पूछोगे ना, आप तो उनसे तो ये पूछोगे कितने पैसे हैं जेब में, ये बताओ बस खाली, कि बजट कितना है। मतलब पेरेंट्स से सिर्फ बजट के बारे में पूछा जाएगा, बट गाड़ी कौन सी होगी इसके लिए आपको या तो इंटरनेट सर्च करना होगा, या फिर आपको अपने दोस्तों से पूछना पड़ेगा जो बहुत सारी गाड़ियों में डील करता है, या फिर स्पेशलिस्ट के पास जाके गाड़ियों की टेस्ट ड्राइव लेके आनी पड़ेगी। यू नीड सम स्पेशलिस्ट फॉर दैट। घर में कलर कौन सा करना है, किसी ने भाई तो अपने कमरे का बता दे तेरे को कौन सा चाहिए, इतना तक तो पूछ सकते हैं। पूरे घर का करने के लिए अपन स्पेशलिस्ट बुलाएंगे। दवाई लेनी है, दर्द है, पेट दर्द है, वी विल ऑलवेज आस्क स्पेशलिस्ट। अपना एक्सरे जो है वो डॉक्टर को दिखाते हैं। ऐसे ही होता ना, काम वाली बाई से तो कुछ नहीं पूछते ना क्या लेना चाहिए घर में, बिकॉज वी डोंट फाइंड हर अ स्पेशलिस्ट ना, सिंपली। अब आप इसको थोड़ा सा बड़े पर्सपेक्टिव में समझ के देखने की कोशिश कीजिए। एक बच्चा जब वो छोटा है, जब उसकी मां उसको काम करवा रही है, उसका काम करवाने का तरीका क्या है, बिकॉज वी नीड टू वॉच एज ए होल ना, पूरा कॉन्सेप्ट। अच्छा, बोर तो नहीं हो रहे ना? एनीवन लाइक फाइंडिंग कि ये मतलब रिलेवेंट है, लग रहा है आपको? दैट्स फाइन। तो कई बार ऐसा होता है कि चल तो टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम था, पता नहीं क्या चीज कर दिया। क्योंकि हम यहां से आएंगे यहां तक, पहले बच्चे को छोटे से यहां तक तो आ जाए ना, हम स्कूल तक तो आए पहले, अभी तो पैदा ही हुआ है ना। हम उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जब वो अभी अभी पैदा ही हुआ है तो वो चीजों को कैसे देख रहा है, वो आसपास की वाइब्रेशंस कैसे देख रहा है। इवन आपने ऐसा भी देखा होगा कि जो 1.5 साल का बच्चा गोदी में आप लेके खड़े हैं, और पड़ोस का कोई नेगेटिव एनर्जी वाली कोई लेडी या आदमी है, वो घर में घुसता है, तो जैसे उसको देख के कुत्ता भौंकता है, ऐसे बच्चा रोना शुरू कर देता है। डू यू फील दैट कि इसके पास तो जाएगा ही नहीं है किसी भी हाल में? इसका मतलब क्या होता है? नहीं, इट्स ट्रू, मतलब कि हम उस बंदे के बारे में अगर अच्छी फीलिंग नहीं रखते हैं जो हमारे घर में एंटर किया है, वो बच्चा उसके पास जाके कभी खुश नहीं होएगा, ये श्योर है।
उसको आपने बताया नहीं है कि ये खराब आदमी है, लेकिन वो जानता है आपके बिना बताए, बिकॉज वाइब्रेशंस जो हैं वो कैच करता है, वाइब्स का अपना काम होता है। सो जब एक छोटा बच्चा अपनी मां को स्मेल से पहचान लेता है, जब वो पड़ोसी को उसकी वाइब्स से पहचान लेता है, तो आप उसकी इंटेलिजेंस पे शक करते हो। मतलब ही इज दैट मच स्मार्ट। वो उसने पॉटी कैसे करनी है, सुसु करनी है, भूख लगी है, उसके रोने का स्टाइल ही अलग होता है हर बार। जब उसका रोने का स्टाइल अलग होता है तो आप उसके रोने के स्टाइल से, उसके एक्शन से यह पहचान लेते हो कि वो क्या कहना चाह रहा है। इसका मतलब है ही इज प्रिटी स्मार्ट टू टेल यू एवरीथिंग। अब थोड़ा बड़ा हो गया वो, बड़ा होने के बाद उसकी मम्मा को टेंशन है कि अब इसको स्कूल में कराना है, स्कूलों में एडमिशन इंटरव्यू के बेस पे होना है, उसको कितना नॉलेज है इसके बेसिस पे होना है। हम उसे सिखाना शुरू करते हैं ABC, काउंटिंग्स, जितनी एज मैनी मतलब चीजें हमारे पास हैं, हम उसको सिखाना शुरू करते हैं। ऐसा बहुत बार देखा मैंने कि स्कूल में जाने से पहले कुछ मदर्स अपने बच्चों को लिखना तक सिखा देती हैं। आई थिंक आपको भी पता होगा कि उस बच्चे को इतनी सारी चीजें आती हैं पहले से ही। तो जब उसकी मदर उसको सिखा रही है, क्या मैसेज जा रहा है एज अ होल, ये आपको पता होना बहुत जरूरी है। और उसका लेटर ऑन इंपैक्ट क्या पड़ना है, यह भी बहुत जरूरी है। मान लीजिए मैंने आपसे बात शुरू की थी जब, और मैंने कहा था आपके एक एक क्वेश्चन का जवाब दूंगा, आपकी एक एक प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। मान लो मैं आखिर तक आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाया, तो आखिर में जाते हुए कांटा मार के जाना है आपने पक्का, कि बोल तो कुछ और रहा था, हमें कुछ मिला तो है नहीं। है ऐसे होता है। आप कोई उम्मीद करते हैं किसी से, सामने वाला वो डिलीवर नहीं करे तो सिंपली हम रिजेक्ट कर देते हैं कि अगली बार इससे पूछना ही नहीं, क्योंकि तो कुछ और ही जवाब देता है, हम पूछते कुछ और हैं। इसी तरह से जब वो बच्चा, मान लीजिए शेल्फ के ऊपर कुछ रखा है सामान, उसका खिलौना रखा है फॉर एग्जांपल, उसका हाथ नहीं जा रहा, उसकी मम्मा को वो बुलाएगा, मम्मा ये मेरे को ये दे दो, वो उठा के उसको पकड़ा देती है। एज अ होल क्या मैसेज जाता है पता है आपको? जब भी कोई परेशानी हो तो मम्मा को बोलो, कोई पड़ोस वाला पीट रहा है तो भी मम्मा, कोई डांट रहा है तो भी मम्मा, सामान चाहिए तो भी मम्मा, भूख लगी तो भी मम्मा, पोटी सुसु तो भी मम्मा, एवरीथिंग, एवरी, मतलब मम्मा है सोल्यूशन फॉर एवरी प्रॉब्लम, है ना। जब हम ऊंचे से कोई चीज, मतलब मेज रख के या कुर्सी रख के ऊपर से उठा के पकड़ाते हैं, ही हैज गॉट द फीलिंग कि प्रॉब्लम जितनी मर्जी बड़ी हो, मेरी मम्मा इसका सोल्यूशन ढूंढ ही देगी। सेम, ठीक है। नेक्स्ट, पापा उसको लेके जा रहे हैं बाइक पे, क्या बोलता है, पापा इससे आगे निकाल दो, है ना, इस वाले से आगे निकाल दो। उससे आगे निकल गया अपना, उसके पापा सुपर फास्ट ड्राइवर हो गए, हीरो बन गए, मतलब ही इज द हीरो ऑफ दैट चाइल्ड। उसको नहीं पता बाकी कौन ड्राइवर है। उसके पापा सुपरमैन की तरह, मेरे पापा इतनी तेज बाइक चलाते हैं, पता भी है तुम्हारे को, सबसे आगे निकाल देते हैं। उनसे आगे कौन निकल रहा है वो देख ही नहीं रहा होता असल में वो सिर्फ उनको देख रहा है जिनसे आगे हम निकल रहे हैं, एंड उसका वो सारा क्रेडिट अपने पापा को दे रहा है। उसके बाद कोई प्रॉब्लम होती है, मम्मा से सोल्यूशन नहीं निकलता, तो पापा को हम बोलेंगे कि ये वाला खिलौना, वो कहते हैं पापा दिलाएंगे, पापा आएंगे उनसे पूछेंगे, पापा डांटेंगे काइंड ऑफ। तो मम्मा क्या करती है एज अ होल, पापा की अथॉरिटी एस्टैब्लिश करती है, वो खुद करती है कि देख पापा डांटेंगे, मतलब मैं भी डरती हूं पापा से ही, तो पापा इज, मतलब उनकी जो अथॉरिटी है उनसे हायर है। एक ये दो चीजें अथॉरिटी हो गई एस्टैब्लिश, एज अ होल बच्चा ऐसे ही सोचता है। अब आगे पढ़ाने वाली बारी आई, पढ़ाने वाली बारी आई तो हमने क्या किया कि शुरू में वो डॉटेड लाइनें होती है ना, ऐसे करके डॉट होती है, कि हम लिखना सिखाने से पहले वो जब अगर बाजार से बनी बनाई भी बुक लेकर आएंगे तो पहले वो डॉटेड आएंगी, स्ट्रेट लाइन, स्लांटिंग लाइन, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल काइंड ऑफ, और कर्व्ड लाइन, ऐसे करके। बच्चा जब पहली सीधी लाइन पर मान लो लाइन खींचना शुरू करता है, ही विल नेवर ड्रॉ स्ट्रेट, ऑब्वियस है,
पहली बार जब उसने पकड़ी है, सबसे पहली बात तो उसने पेंसिल पकड़ी, मान लो उसने पेंसिल ऐसे पकड़ ली। अगला रिएक्शन मामा का, नहीं बेटा इसको ऐसे नहीं, ऐसे पकड़ते हैं। हमने उसको ऐसे पकड़ना सिखाया। मैसेज क्या गया दिमाग में?